आगे बढ़ने का सर आपने फैसला कर लिया है। सर ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के वाले से सदारती रेफरेंस क्या हटा दिया जाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को? का मामला चल रहा है गैर जानबदारी का, और वो गैर जानबदार नज़र नहीं आते। उस हवाले से फिर पार्टी के पास डिफरेंट ऑप्शन है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पास। ये तो नहीं होता कि हर फैसला ही आप ठोक के कहें कि एक ही पार्टी को हमने निशाना बना लेना है और आप अपने ऑफिस को नून लीग का एक विंग बना के रख दें। इनका पुलिस में भी विंग है, पुलिस विंग में नून लीग का एक विंग है, पूरा विंग है जिसने 25 मई में वाकया किया। ये जो जुडिशियल रेफरेंस दायर करने की बात की जा रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, आपको क्या लगता है सर इसका आउटकम क्या हो सकता है? कोई भी शहरी अगर उसके पास वो मटेरियल है जो उसके लिए रिक्वायर्ड है और उसमें जुरिसडिक्शन भी वेस्ट करती है तो उसको लीगल कोर्स लेने का वो हक हासिल है। ये किस हद तक एप्लीकेबल हो सकता है या इसको किस तरह से प्रोसीड किया जा सकता है? अगर जो चीज भी फाइल की जाएगी, अगर उसके साथ मटेरियल है, ऐसा मटेरियल है जिसको बुनियाद बना के आगे बढ़ा जा सके तो यकीनन आगे बढ़ा जाएगा। अगर यही स्पीकर का इलेक्शन 2 दिन बाद हो जाता तो कोई क़यामत नहीं आ जानी थी, लेकिन उसको इतना आनंद फानंद किया गया कि कोई उम्मीदवार ना दे और ये आनंद फानंद सारा कुछ हो जाए, ये कोई अच्छी बात नहीं है जी। मैं समझता हूँ कि उन्हें टाइम देना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम मेरी जंग में, और मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मिर्ज़ा। जनाब, पाकिस्तान की सियासत में तेज़ी के साथ तब्दीली आ रही है। पंजाब में तो तब्दीली आ चुकी है जनाब, वज़ीर आला भी तब्दील हो चुका है, स्पीकर भी तब्दील हो चुका है और डिप्टी स्पीकर भी तब्दील हो चुका है। खान साहब की स्ट्रेटजी अब तक के मुताबिक, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज तक उनकी स्ट्रेटजी काफ़ी ज़्यादा कामयाब नजर आ रही। उनकी नज़रें सिर्फ पंजाब पर थी। उन्होंने कौमी असेंबली में जाने का फैसला नहीं किया। उन्होंने कहा जनाब जितने इस्तीफे जाते हैं जाएं, हमने इस्तीफे दे दिए हैं, उसके बाद ज़िमनी इलेक्शंस करवाएं। लेकिन बीच में खान साहब ने अपना मौक़िफ़ थोड़ा सा तब्दील किया था। उनका अल्टीमेट गोल जो था वो इलेक्शंस कराने थे, जनरल इलेक्शंस करवाने थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने सारी नज़रें पंजाब पर मरकूज कर दी। उन्होंने पंजाब में ज़बरदस्त किस्म की इंतखाबी मुहिम चलाई, 20 में से 15 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की और पंजाब असेंबली में तब्दीली लेकर आ गए। वज़ीर आला भी तब्दील हो गया जनाब, स्पीकर भी तब्दील हो गया और डिप्टी स्पीकर भी तब्दील हो गया। आज इजलास हुआ खान साहब की सरबराही में, कई लोग उसमें मौजूद थे, फवाद चौधरी भी उसमें मौजूद थे, बाबर अवान भी उसमें मौजूद थे। अब जनाब उनकी जो नजरें हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान साहब की तब्दीली पर है। जुडिशियल रेफरेंस की बात की जा रही है और किस तरह से तब्दील किया जाएगा, क्योंकि ना सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर बल्कि इलेक्शन कमिश्नर केपी और पंजाब को भी तब्दील करने की बातें की जा रही हैं। दूसरी जानिब जनाब मौलाना फजल रहमान साहब की गुफ्तगू आपने मुलायजा की, अभी हमने जो थोड़े से शॉर्ट्स वगैरह चलाए थे उसमें उन्होंने कहा कि जनाब चोर चोर की बातें करते हैं लेकिन पंजाब हवाले कर दिया डाकू के। डाकू उन्होंने उस सेंस में कहा कि खान साहब जो ना परवेज इलाही साहब के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किया करते थे। आज एहसन इकबाल साहब आपसे कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनकी गुफ्तगू में सुन रहा था, उन्होंने इस बात को तो तस्लीम किया कि मुल्क में महंगाई है। चलें अल्लाह अल्लाह खैर से, अल्लाह इस बात को तो तस्लीम कर लिया हुक्मरानों ने कि जनाब महंगाई है। जो इस वक्त महंगाई की शरह है वो 38% तक पहुंच चुकी है और ये हद से ज्यादा होती है, हद से ज्यादा महंगाई बढ़ चुकी है। लेकिन हर कोई अपने आप को मौरूद इल्ज़ाम ठहराने के बजाय पिछली हुकूमतों को मौरूद इल्ज़ाम ठहराता है। मैं सिर्फ इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा, खान साहब की हुकूमत थी तब भी वो कहते थे जनाब पिछली हुकूमत का हम लोग इस वक्त भर रहे हैं, और अभी जो हुकूमत आई है सवाल उनसे सीधा सीधा ये है कि जनाब आपने खान साहब की जितनी भी नालायकियां जो वो कहते हैं उसका टोकरा अपने सर पर रखने की कोशिश क्यों की? आपने तहरीक एतमाद लाने की कोशिश क्यों की? खान साहब की पॉलिसी, बैड गवर्नर, सबके सामने जो भी चीजें थी जनाब उनको लेके चलने देते, आपको तो इंतखाबी मुहिम नहीं चलानी पड़ती। लेकिन एहसन इकबाल साहब ये कह रहे हैं इस वक्त जो डॉलर बेकाबू हो रहा है, मतलब जिस तरह से आपने देखा ना फ्री फॉल, पत्थर जमीन की तरफ आ रहा होता है किसी ऊंची चट्टान से, तो जब वो नीचे आ रहा होता है कोई रोकने की कोशिश नहीं करेगा तो वो नीचे आता जाएगा। तो रुपए की कदर इसी तरह से नीचे आ रही है और यकीन जाने कोई उसको कंट्रोल करने में फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। रोजाना की बुनियाद पर डॉलर बढ़ रहा है, रुपए कम हो रहा है, लेकिन उसका सारा मौरूद इल्जाम उन्होंने इमरान खान साहब की पॉलिसीज पर ठहरा दिया। महंगाई के हवाले से उन्होंने कहा जनाब महंगाई हद से ज्यादा है, इतनी महंगाई है, लेकिन यह भी
खान साहब की मरूने मिन्नत है। लेकिन जनाब अपने टॉपिक की तरफ वापस आएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किस तरह से तब्दील किया जाएगा, किस तरह से तब्दील करेंगे, इसी पर मजीद बात करते हैं। मियां असलम इकबाल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, किसान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, पंजाब की सियासत पर गहरी नजर रखते हैं। मियां असलम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर खुश है माशाल्लाह, पंजाब में तब्दीली आ गई, ना सिर्फ वजीर आला, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर सब तब्दील कर दिया आपने। सर सलमान, बहुत शुक्रिया आपका हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। रिक्वेस्ट ये है कि आपके सामने ही था कि जो वज़ीर आला का जो इलेक्शन था जो पहले हुआ, और उस इलेक्शन के किस तरह से उसको सबोटाज किया गया, और मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को मेजॉरिटी के ऊपर फोकियत दी गई, वो आपके सामने। फिर अब की बार इलेक्शन में साबित कर दिया पार्लियामेंटेरियंस ने कि जिनकी और कोर्ट के भी ऑर्डर थे, सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट के ऑर्डर थे, उनके मुताबिक एक शफाफ अंदाज में वहाँ पर वोटिंग हुई और हर किसी ने अपना हक जो था वो इस्तेमाल किया वोटिंग का, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जी, और उसके अंदर जो है वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और क्यू लीग के जो कैंडिडेट थे वो उसमें कामयाब करार पाए। एक बात तो ये होगी। स्पीकर के हवाले से भी क्योंकि हमारी मेजॉरिटी थी, और कल क्योंकि मैं उसका पोलिंग एजेंट भी था और सारे उस प्रोसेस का हिस्सा था जब कल इलेक्शन हो रहा था, तो हद्दुल वसा कोशिश की गई कि किसी ना किसी तरह चंद मेंबर्स को ख़रीदा जाए और किया जाए। हमारे वोट निकले 185, एक वोट डबल स्टैम्प से मुराद है एक स्टैम्प के ऊपर स्टैम्प लग गई, यानी कि वहाँ पर जो पैड पड़ा था इंक पैड, उसके अंदर मसला ये आ रहा था कि वो लाइट स्टैम्प लग रही थी, किसी ने उसको ज़्यादा करने की कोशिश की, अदरवाइज़ हमारे पूरे थे। ठीक है। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे वोट निकले, और फिर हमारा स्पीकर जो है वो इलेक्ट हो गया। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ हमारे पास टोटल स्ट्रेंथ जो थी नहीं, जो कल तरीके अदम एतमाद आई, उसकी मैं बात करना चाह रहा हूँ कि उन्होंने पब्लिक ने उनको जो असम्बली के लिए मैंडेट दिया था, उस मैंडेट के ख़िलाफ़ उन्होंने इस्तेमाल हुए, और असम्बली ने फिर उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया, और कल फ़ैसला सीक्रेट बैलेट के ज़रिए 186 हमारे मेंबर थे, 186 मेंबर्स ने उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया और उनको इक़्तिदार से डिप्टी स्पीकर की सीट से अलहदा कर दिया गया। ठीक है, ताकि दुरुस्त है सर। फिर वहाँ पर आज वासिक कयूम हमारे जो हैं वो बिला मुकाबला पिंडी से बड़े होनहार हम कह सकते हैं पार्लियामेंटेरियन पंजाब पैक कर लिया आप लोगों ने सर। अब आपको मेरे ख्याल से असेंबली में कोई मसला नहीं होगा पंजाब की, लेकिन अब आगे बढ़ने का सर आपने फैसला कर लिया है। सर ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के वाले से सरदारती रेफरेंस क्या हटा दिया जाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, आपको लगता है? देखें जिस तरह से उनका मामला चल रहा है गैर जानबदारी का, और वो गैर जानबदार नज़र नहीं आते, उस हवाले से फिर पार्टी के पास डिफरेंट ऑप्शन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। आप सारे ही फैसले देख लेना किस तरह से। आप एक बात बताइए, पिंडी का PP7 का जो इलेक्शन है, आप मुझे ये बताइए कभी इस तरह होता है? डस्का सियालकोट का इलेक्शन हुआ तो जनाब आपने सारा इलेक्शन ही ख़त्म करके कहा जी उसको पूरे का पूरा इलेक्शन को आप दोबारा करवा लें। ठीक है। जबकि आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जो पोलिंग स्टेशन जहाँ पर 1512 वोट जो हैं वो वहाँ पर रिजेक्ट हुए हैं। ठीक है। अब एक साइड पर वो बात है, फिर जो एप्लीकेशन की है कि थोड़ा सा मार्जिन है, यानी कि 49 वोट से आप जीते हुए हैं, और उस 49 वोट को कहा गया जी आप इसको दोबारा रिकाउंट करें। जी बिल्कुल। रिकाउंट करते हुए गालिबन 31 तक आ गए और उसके बाद थैले खोलने की इजाज़त नहीं दी गई। तो इस तरह तो नहीं होता कि आप एक पार्टी को हर दफा हर तरह से कानून से आइन से हटकर आप फेवर देते रहे। आपकी ख्वाहिश थे, चॉइस थे या नहीं थे जब खान साहब वजीर आजम थे? क्योंकि आजम स्वाति साहब ने मेरी प्रोग्राम में ये इंकशाफ किया था कि हमने मजबूरी की, हमारे हाथ बांध दिए गए थे, ये हमारी चॉइस नहीं थे। आप भी तस्दीक करेंगे इस बात की? मैं उनकी बात को सेकंड करूंगा। खान साहब ने अपनी स्पीच के अंदर भी जो मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर हुई है, या उनका टेलीविज़न के ऊपर जो इंटरव्यू आया टीवी के ऊपर, उसके अंदर उन्होंने बिल्कुल इस बात की
वजाहत की थी और बताया था कि उनको किस तरह से लगाया गया और लग गए। चलें, एक बंदा लग गया, लेकिन ABCXY ने उसको लगा लिया, लेकिन लगाने के बाद आप पार्टी तो नहीं है, वो एक आईनी ओहदा है, उसको उसके मुताबिक लेकर चलें। क्या आपने बेहतर अंदाज में किस तरह से लेकर चलना है? ये तो नहीं होता कि हर फैसला ही आप ठोक के कहें कि एक ही पार्टी को हमने निशाना बना लेना है और आप अपने ऑफिस को नून लीग का एक विंग बना के रख दें। जिस तरह पार्टियों में डिफरेंट विंग्स होते हैं ना, लेबर विंग होता है, डॉक्टर विंग होता है, यूथ विंग होता है, ISF होती है, वुमेन विंग होता है, पुलिस में भी। अब तो नून लीग का ये काम रहा है हमेशा से, इनका पुलिस में भी विंग है, पुलिस विंग में नून लीग का एक विंग है, पूरा विंग है, जिसने 25 मई में वाकया किया। ब्यूरोक्रेसी में भी उनका विंग है, अब इलेक्शन कमीशन में भी उनका विंग बन गया। तो कहने का मकसद है कि पार्टियां अदारों के अंदर विंग नहीं बनाती, पार्टियां लोग पब्लिक के अंदर जो डिफरेंट आपके शोबा है फिक्र से जो लोग ताल्लुक रखते हैं उनके विंग बनाती है। जैसे वुमेन विंग बना लिया, यूथ विंग बना लिया हमने, लेबर विंग बना लिया, वगैरह वगैरह। लेकिन इन्होंने रियासती अदारों के अंदर इनकी सो कार्ड जो कामयाबी है कि ये अदारों के अंदर अपने विंग बनाते हैं, वहां पर अपने बंदे रखते हैं, फिर उन बंदों के इस्तेमाल करते हैं। ठीक है सर, दुरुस्त हो गया। हटाएंगे कैसे? हटाएंगे मतलूबा जो नतायज होते हैं वो हासिल करते हैं। हटाएंगे कैसे सर इनको आईनी तरीके से? देखें आज देखिए हम तो आइन के मुताबिक ही जाएंगे ना। हमें तो इलेक्शन उस सूरत में काबिल कबूल है कि जब जो इलेक्शन कमिश्नर है वो गैर जानबदार हो और उसकी जगह पर पूरे एक बंदा नहीं, पूरा इलेक्शन कमीशन दुरुस्त हो गया सर, ये बात ज़हन में रखिएगा कि पूरा इलेक्शन कमीशन को हटा के वहाँ पर नए बंदों की अपॉइंटमेंट करके फिर इलेक्शन करवा जाए। हमें साफ शफाफ इलेक्शन चाहिए, हम कोई फेवर नहीं मांग रहे। इस मुल्क का जो आइन कहता है, जो कानून कहता है, हम उसके मुताबिक इलेक्शन मांग रहे हैं। लेकिन अगर एक मैं और बात सलमान आपको बता, जी हुकुम सर, यहाँ पर जो लाहौर में 4 इलेक्शन हुए हैं, ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन कमीशन की कोताही की वजह से जो टर्न आउट रेशियो है वो कम होती है। आप मुझसे सवाल कर लें, कैसे मैं फील्ड का आदमी हूँ, मसलन अभी तकरीबन 50% के करीब टर्न आउट आपका ज़िमनी इलेक्शन के अंदर है, ये 80% भी हो सकता था। अच्छा, वजह ये थी कि आपने चंद लोगों के वोट निकाल के, चंद के डाल के, यानी कि हज़ारों लोग एक हल्के से निकाल के दूसरे हल्के में फेंक दिए और दूसरे हल्के के उस हल्के में डाल दिए। पोलिंग स्टेशन आपने दूर बना दिए, जहां पर घर के साथ पोलिंग स्टेशन मौजूद है, सरकारी बिल्डिंग है या प्राइवेट स्कूल की बिल्डिंग है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल की भी किसी बिल्डिंग के अंदर जो पोलिंग स्टेशन है बन सकता है। आपने पास नहीं बनाया, आपने 10-12 किलोमीटर दूर जाके बना दिया। इसका क्या वजह है? ठीक है, क्योंकि जो नून लीग थी, मेरी बात मुकम्मल, नून लीग को पता था इस पॉकेट के अंदर PTI का वोट ज्यादा है, तो उन्होंने पोलिंग स्टेशन जो उठा के 10 किलोमीटर के फासले पर बना दिया कि गर्मी है, बारिश भी होनी है, हब्स भी है, तो लोग नहीं जाएंगे। उसके बावजूद लोग गए। अगर आप इन चीजों को कम करें, वोटों का अंदाज प्रॉपर करें, उसके बाद पोलिंग स्टेशन करीब बनाएं, और इसके साथ साथ ये है कि जिसका जो परमानेंट एड्रेस है उस एड्रेस के ऊपर जो कानून में दर्ज है उसके मुताबिक वहां पर उसका वोट कर दें। आप देखेंगे कि हम इल्जाम लगाते हैं कि लोग बाहर नहीं निकलते, लोगों का कोई कसूर नहीं है, सर होता है, पब्लिक का कोई कसूर नहीं है। बात आपकी दुरुस्त है, मैं आपकी बात से इख्तिलाफ नहीं कर रहा सर, लेकिन ये होता है ना, चलता है। मेरा सर सवाल ये था, इनको हटाएंगे कैसे? क्योंकि सर टाइम की किल्लत है ना, मैं चाह रहा हूं क्यों होता है, चलता है, हटाएंगे कैसे सर? नहीं ना सलमान, मेरी बात सुनिए ना, होता है चलता नहीं होता। देखें, इलेक्शन कमीशन को फंडिंग दी जाती है प्रोसेस को स्मूथ करने के लिए। सही है, वो पब्लिक मनी है, अवाम के खून पैसे की कमाई है। तो अगर आप लोगों को ख्वार करेंगे, लोगों का एतमाद उड़ जाएगा ना। आप इस चीज छोड़ो, हम छुट्टी कहीं और मना लेते हैं। इलेक्शन कमीशन को क्या चाहिए? सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है आपकी बात। नहीं सर, नहीं, ये बात गलत है, मैं एग्री नहीं करता आपसे। आप यकीन माने, लोग वोट देना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन लोगों से वोट नहीं लेना चाहता। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, कैंडिडेट की जिम्मेदारी नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत है। आप 1-2% को ये मत कहें कि जो फर्ज करें कि वोट नहीं डाल, लोग इस वजह से वोट नहीं डालते कि मैं आपको बता रहा हूं, बीवी का वोट आपने कर दिया एक पोलिंग स्टेशन पे, खामन का वोट कर दिया दूसरे पोलिंग स्टेशन पे, हालांकि पास होते हैं, जाके वोट डाल आते हैं। ठीक है, आप इस तरह तो ख्वार ना करें, फिर बंदा सारा दिन वोट डालने के चक्कर, फिर आप मेरे समनाबाद के वोट शादबाग में फेंक दिए, शादबाग के वोट समनाबाद में फेंक दिए,
तो मुझे बताया ना, समनाबाद से शादबाग कौन जाएगा और शादबाग से समनाबाद कौन है? ये किसकी नाअहली है? ये पब्लिक की नाअहली नहीं है। ठीक है सर, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन की नाअहली। दुरुस्त बात है सर, दुरुस्त बात है। आपने नाअहली की सही तरीके से निशानदेही की है। आप मुझसे इख्तलाफ करें, आप सर आंखों पर है आपका इख्तलाफ। सर मेरा पॉइंट ये, थोड़ा सा मैं पढ़ रहा था इस हवाले से, आर्टिकल 219 गालिबन ये कहता है कि अगर कोई अपना जो इस वक्त पब्लिक ऑफिस होल्डर हो, वो अपनी आइन की खिलाफ वर्जी करे, आइन की सही ताबे ना रहे, या आप समझ लें कि वो जानिबदारी करे, फेवरेटिज्म करे, नेपोटिज्म करे, इस तरह के मामलात करे, आप उसको हटा सकते हैं। एक तरीका ये सर। दूसरा तरीका होता है कि जब आप हल्फ की खिलाफ वर्जी करें तब आप हटा सकते हैं। इस सदारती रेफरेंस आपको लगता है सर ये कारगर साबित हो सकेगा? क्योंकि ये तो पार्लियामेंट तजवीज़ देती है ना, उसके बाद सदारती रेफरेंस कुछ आता है, या सदारती रेफरेंस चैलेंज भी तो हो सकता है। देखिए, चैलेंज करने की अपनी जगह पर है। हमारी जो सॉलिड ग्राउंड्स होंगी, उसी ग्राउंड्स के ऊपर हम चीज़ों को लेकर चलेंगे, और पीछे जो हमारे साथ एक पार्टी को निशाना बना के उसके ऊपर पूरा इलेक्शन कमीशन ने जो अपनी एक्सरसाइज की है कि किस तरह से इसको किसी कॉर्नर करना है, बंद गली के अंदर भेजना है। आप पीटीआई को बंद गली में भेजने की कोशिश कर रहे हैं ना, आपने उसको कर लिया, लेकिन पब्लिक का रिएक्शन आपने देख लिया कि लोगों ने किस तरह से घरों से निकलकर इस मौसम के अंदर भी, जो मैं समझता हूँ बड़ा सख्त मौसम था, उस मौसम के अंदर भी लोगों ने एतमाद का इजहार किया। तो किसके ऊपर किया है? पार्टी के ऊपर, पीटीआई के। पीटीआई से मुराद है इमरान खान के ऊपर, इमरान खान के बयानिए के ऊपर एतमाद का इजहार किया है। और मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को बाकी पार्टियों को अलाकार नहीं बनना चाहिए, और इसको बाहर निकलकर एक आईनी अदारे के तौर पर अपना रोल प्ले करना चाहिए। जिस तरह के आप फैसले कर रहे हैं, जिस तरह की आप मनमानियाँ कर रहे हैं, फिर उसके बाद तो फिर पीटीआई के पास यही रह जाता है ना, जो आईनी तौर पर गुंजाइश आइन के अंदर मौजूद है, उसको हम एक्सरसाइज कर सके, अपने उस इख्तियार को, अपने उस राइट को जो आइन ने हमें दिया, हम उसको इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो जुडिशल रेफरेंस है या की शक्ल में है और अदरवाइज मुतालबे की शक्ल में है। ओके सर एक बात ये, लोग ये बात कहते हैं, जो लोग आप पे तनकीद करते कहते हैं सर आप ग्राउंड बना रहे हैं, आप लोग ग्राउंड बना रहे हैं, आपको पता है फॉरेन फंडिंग का फैसला आपके खिलाफ आने वाला है, तो आप पहले से ही इतना शोर मचा रहे हैं कि मामला जब आए तो हम कहें देखिए हम तो पहले से ही बोल रहे थे। और फिर अगर आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की बात करते हैं तो आपको नहीं लगता सर आपका जो केस है वो थोड़ा सा वीक होगा? लोग ये कहेंगे कि जनाब आपका फॉरेन फंडिंग का मामला था, इस वजह से आप ये प्रेशर डाल रहे हैं, इसके अलावा और कोई मामला नहीं है। जो मैंने पहले बात कही थी कि पाकिस्तान में इलेक्शंस ऐसे होते हैं, मैं किसी की तर्जुमानी नहीं कर रहा और ना ही उसको सही कह रहा हूं, मैं उसको दुरुस्त नहीं कह रहा, उसको सही होना चाहिए, जो गलत है उसको सही होना चाहिए। लेकिन लोग ये कहते हैं सर आप ग्राउंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर आपका कॉमेंट? सलमान देखें, गुजारिश ये है, ये वाहिद पार्टी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जिसने इलेक्शन कमीशन के अंदर 40,000 जो बंदा डोनर हैं उसके नाम दिए हैं। कोई एक भी पार्टी पाकिस्तान के अंदर है जिसने अपनी तादाद बताई हो कि कौन कौन इनको फंड करता है? हमारा तो बेस ओवरसीज पाकिस्तानी, हमारे जो अपने लोग हैं उनके ऊपर है। अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क जो लोग हैं वो पार्टी को चंदा करते हैं। पार्टी इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन से पहले जो अपने मामलात करती है पूरे मुल्क के अंदर, जलसे जुलूस करती है, अपनी एडवर्टीजमेंट करती है, वो इन फंड से की जाती है। हम तो इस चीज़ को मानते हैं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं और हमेशा से ही उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने इमरान खान के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, उसके ऊपर एतमाद का इजहार करती है। खान तो वो बंदा है वो टीवी पर आके बैठ जाए और लोगों से रिक्वेस्ट करे, पाकिस्तानियों से, दुनिया में बैठे हुए और पाकिस्तान में बैठे हुए, कि अगर कोई सैलाब का मसला है, अगर हॉस्पिटल बनाने का मसला है, अगर कॉलेज बनाने का मसला है, यूनिवर्सिटी बनाने का मसला है, तो लोग खान के ऊपर, इमरान खान के ऊपर एतमाद करते हैं। ठीक है, दुरुस्त। यहाँ पर तो IMF इस हुकूमत पर एतमाद करने को तैयार नहीं है। इसके लिए भी उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कहना पड़ा कि आप मेहरबानी करें, क्योंकि बाहर वाले उन लोगों को, IMF को पता है कि ये चोर हैं। ठीक है, ये इन्होंने तो पैसा खा जाना, इनकी तो जायदाद है बाहर के मुल्क में। उनके पास लॉजिक है, वो कहते हैं सर आपने खिलाफवर्जी की, मुझे एक बात बताइए, पेट्रोल के पैसे कम कर दिए, सर ये हुआ है। वो तो ये कह रहा है कि पाकिस्तान, ओवरऑल पाकिस्तान एज अ स्टेट, उसने जनाब IMF की तकाजों के मुताबिक काम नहीं किया जो मुआहदे किए थे। वो तो ये कह रहे हैं सर, उनका नैरेटिव ये है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैं सलमान, मुझे पहले वाली 1 मिनट में बात मुकम्मल करनी सर हुकुम। मुझे ये बताइए आप कि नून लीग ने जो अपनी फंडिंग करती है उसके ज़राए क्या हैं फंडिंग के?
मौलाना फजलुर रहमान के ज़राए के हैं, पीपल्स पार्टी के ज़राए के हैं, इनको तो माफिया फंड करते हैं, माफिया जो इनके साथ बैठ के लूटते हैं, यानी कि वो माफिया इनको फंड करते हैं, फिर उसके बाद ओने पोने उनको चीज़ें बेचते हैं, फिर उनके मकासद करने के लिए करते हैं। आप जरदारी की तारीख उठा के देख लें, आप नवाज शरीफ की तारीख उठा, पाकिस्तान के जितने अच्छे इदारे थे इन्होंने उन लोगों को साथ मिलाने के लिए ताकि इलेक्शनों में और अदरवाइज इनके ज़ाती मामलात के लिए वो फंड वो करते हैं। अच्छा मुझे बात बताइए ना, हुकूमत को गए 4 माह से ज़्यादा अरसा का हो गया, मुझे कोई एक चीज़ निकाल के बताएं कि इमरान खान ने कहीं कोई दुकान, मकान, प्लाट ओवरसीज किधर ले लिया, पाकिस्तान में लिया, कोई एक चीज़ बता दें। कोई बता देना उन्होंने क्या किया है। इसका लॉजिक सर आप सारा जोर लगा बैठे हैं, पूरी मैं तो सर वो बात करूंगा जो जहान का गंद गलत था उछाल। दुरुस्त है सर एक ब्रेक ले लूं सर, एक ब्रेक ले लूं असलम साहब, मैं आऊंगा। 2 चीजें मुझे आपसे पूछनी। वो ये कहते हैं कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपके पास तो इतने सारे एटीएम्स मौजूद है, खुद करने की क्या जरूरत है, ये उनका काउंटर अटैक होता है। मैं चाहूंगा जिस तरह से आप मुस्कुरा रहे हैं इसका जवाब आप दें। दूसरा सर सबसे इंपॉर्टेंट, को लगता है सब चीजें क्रिस्टल क्लियर हैं, इलेक्शन कमीशन का फैसला आने दें, भले आपके खिलाफ आता है, आपके पास अदालत का फोरम है, आप उसको चैलेंज करें। जैसे आपने पंजाब की लड़ाई लड़ी है, एक तवील जंग है, 15 पहले आपने सीटें जीती, उसके बाद सारे मामले। एक ब्रेक लेते हैं सर, असलम साहब साथ मौजूद हैं, दिलचस्प गुफ्तगू चल रही है, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और मियां असलम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मीनवाइल JUI के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, कामरान मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन किया। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। मियां असलम साहब ये बताइएगा सर, अगर इतना सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है, जाने से पहले सर 2 सवाल मैं आपके 5-7 मिनट और लूँगा। सर ये बताइएगा कि अगर इतना क्रिस्टल क्लियर सब कुछ है तो फिर क्यों परेशानियां? आने दें फैसला, अगर आपको लगता है कि आपके हक में नहीं है, अदालत का फोरम है। इसी तरह पंजाब का फैसला भी आप समझते थे कि आपके हक में नहीं है, अदालत में गया, अदालत से इंसाफ मिल गया। सर आपको देखिए सलमान, गुजारिश ये है कि बाकी पार्टियों का भी सेम केस है, उनका क्यों नहीं फैसला हो रहा? चल रहा है सर, किसने कहा? नंबर 1 बात। दूसरा, हम कह रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो जानबदार हो गए। आप कभी सोच सकते हैं कि जिन पार्टियों के केसेस जो हैं किसी जज के पास हों और जज चैम्बर के अंदर बाकी पार्टियों के बंदों को मिल रहा हो, आज मिले हैं ना वो, तो फिर हमारा पॉइंट तो सीधा है कि ये क्यों मिल रहे हैं। वैसे ये केस एक हो रहा था और चीफ जस्टिस साहब को रिक्वेस्ट आई कि चैम्बर में कोई दोस्त मिलना चाह रहे हैं बाहर के, तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ओपन कोर्ट में आके मिले, जो बात करनी है मेरे से करें। तो क्वेश्चन है कि वो क्यों उन PDM की तमाम पार्टियों को अपने चैम्बर में बुला के मिल रहे हैं? क्या उनके साथ गठजोड़ है इनका? क्या फैसला देना चाहते हैं? भाई पाकिस्तान की वाहिद पार्टी है, किसी का 1 पैसा भी फॉरेन फंडिंग का नहीं है, ओवरसीज पाकिस्तानी का। ठीक है सर। तो ओवरसीज पाकिस्तानी को तो वैसे ही जो सारी जमातें हैं खिलाफ है उनके। एक तो वो आपका मुल्क चलाएं, एक आप उनका राइट ऑफ वोट भी आप उनका कैंसिल कर दें, आप उनको वैसे ही निकाल दें उस लिस्ट से, और उसके बाद आप ये कहें कि इन्होंने जो फंड दिए इमरान खान को वो फॉरेन फंडिंग है। सही है भी ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पैसा और बैंकिंग चैनल के जरिए पैसे आए हैं। ठीक है। पैसे कोई ये शाहीन सबाई साहब का ट्वीट आपने पढ़ा होगा, मेरा ख्याल आपकी आंखों से गुजरा। जी सर, जी बिल्कुल गुजरा है कि किस तरह लांचों के जरिए और जहाज के जरिए पैसे ये बाहर भेजते हैं, डॉलर भेजते हैं। आप पढ़ लें, उन्होंने तो बंदे का नाम बता दिया, जिसको सैक किया उसका नाम भी बता दिया। अच्छा सर, आज हमारे पैसे किसी जहाज पे तो नहीं आते रहे। तो आपसे मुलाकात नहीं करेंगे और आपको लगता है कि PDM के रहनुमाओं से या हुकूमती रहनुमाओं से जो मुलाकात की गई है ये जस्टिफाइड नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों चीजें ऐसे ही हैं सर? कैसे हो सकता है? एक जज जो सारी पार्टियों का फैसला कर रहा हो, उनको चेंबर में बुला के मिल रहा हो, ये कैसे हो सकता है? गैर जानबदारी रहती नहीं है, जानबदारी साफ जाहिर है। उनका गुस्सा, उनके मामलात। आप मुझे एक बात बताएं कि 5 बंदे जो लोटे हुए थे पंजाब असम्बली से, 3 MPA और 2 वो मखसूस नशिस्तों के ऊपर आपने हमें लटकाए रखा है। आपने हमें कोर्ट में जो है वो भेज के, तो सारा कुछ हमने कोर्ट से लेकर आए हैं, तो सीधा सीधा फैसला था। देखे ना आप, इसलिए कि वो बंदे 5 वोट ना डालें और हमजा जो है वो वजीर आला बन जाए।
आप तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखें ना। किसी पार्टी को आप बंद गली में डालते जा रहे हैं और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है वोटों के लिहाज से भी, अदरवाइज भी, तो आप उसको बंद गली में और आप समझे कि मैं चंद वो मखसूस पार्टियां जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है उनके साथ मिलकर हम फैसले कर लें, ऐसा नहीं होता। चलें सर आगे बढ़ते सर, एक सवाल और आपसे सर, ये ना ऐसा होने देंगे राना सनाउल्लाह, अच्छा ऐसा नहीं होने देंगे, ठीक है सर समझ गया मैं आपकी बात। राना सनाउल्लाह को पंजाब में आने देंगे? कभी कहते हैं नहीं आने देंगे, कभी कहते हैं फवाद चौधरी साहब आने देंगे। तो आने की गारंटी अगर उनकी है तो जाने की गारंटी हम नहीं दे सकते सर, ये तो नामुनासिब रवैया, आपको नहीं लगता? देखें रवैये तो आपने देख लिए ना। मैं आपके सामने एक दहशत गर्द हूँ, ये बात ज़हन में रखें। मेरे ऊपर 4 दहशत गर्दी की FIR सिर्फ आप नहीं, 4 दूसरी 8 मेरे के बेशतर रहनुमाओं को जो हमारे पास आते हैं, यास्मीन राशिद साहब, वो भी सर सुनिए ना, मेरी लीडरशिप, इमरान खान के ऊपर 17 FIR है, 17 असद उमर साहब के ऊपर, शाह महमूद कुरैशी के ऊपर, फवाद चौधरी के ऊपर, नेम एनी पार्टी की जो ऊपर वाली लीडरशिप है और पंजाब की तमाम लीडरशिप के ऊपर। क्या आप ये वाकया 25 मई का करके जो आपने मॉडल टाउन की तरस पे किया, आप फख्र महसूस कर रहे हैं ये नून लीग वाले और बाकी PDM? ये शर्म का मकाम है, इससे ज्यादा शर्म का और कोई मकाम नहीं है। ठीक है सर। और इन्होंने अली अमीन गंडापुर के ऊपर कहा कि आप नहीं आ सकते पंजाब के अंदर। क्या हमने पख्तूनों को यह मैसेज देना है? ठीक है सर। क्या हमने बाकी दोस्तों को यह मैसेज देना है कि पंजाब उनका नहीं? भाई पंजाब जितना मेरा है इतना ही उनका है, जितना उनका KP किया मेरा भी इतना ही KP है। हर पाकिस्तानी का उस पर हक है, मैं इस बात का बिल्कुल बरमला इजहार करता हूं सर। सर अगर आप इजाजत दें तो कामरान मुर्तजा साहब को शामिल गुफ्तगू कर लें सर। कामरान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये बताइएगा, ये जो जुडिशल रेफरेंस दायर करने की बात की जा रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, आपको क्या लगता है सर इसका आउटकम क्या हो सकता है? करना चाह रहे हैं, मुझे तो नहीं पता कि कौन दाखिल करना चाह रहे हैं। सर PTI दाखिल करना चाह रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ। हेलो जी PTI करना चाह रही है सर। तो बिल्कुल जरूर करें, जुडिशल रेफरेंस उनका हक है, दाखिल करें। कोई भी शहरी अगर उसके पास वो मटेरियल है जो उसके लिए रिक्वायर्ड है और उसमें जुरिसडिक्शन भी वेस्ट करती है तो उसको लीगल कोर्स लेने का वो हक हासिल है, वो यकीनन ले। और जो मटेरियल लाएंगे और जब मटेरियल आ जाएगा फिर उसके ऊपर तबसरा भी मुमकिन होगा। अभी तो बात मेरा ख्याल हवा में, अभी तक तो मुझे ये भी पता नहीं था कि कौन दाखिल करना चाह रहा है। सर आज फैसला होना, असल में जो हैपनिंग्स होती हैं सर हम उस पर बात करते हैं। नहीं वो हैपनिंग यकीनन है, मगर मटेरियल जो है ना उसके साथ जो है वो यकीनन जब आएगा मार्केट में आएगा, लोगों के सामने आएगा तो उसके ऊपर तबसरा हो सकेगा ना। जब मटेरियल मौजूद नहीं होगा, अब सिर्फ इंटेंशन के ऊपर कि कोई ऐसा करना चाहता है और उसमें वो भी ऐसा वो करना चाहता है जिसके मामला उनके पास पेंडिंग है, जिसमें राइटली या रॉन्गली जो है ना वो किसी किस्म की जजमेंट की जो है ना वो तवक्को कर बात करके आगाज करना चाह रहा था। चलें आपने खुद कह दिया, तो ये किस हद तक एप्लीकेबल हो सकता है या इसको किस तरह से प्रोसीड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? नहीं देखिए, प्रोसीड तो मामला कोई भी किया जा सकता है, उसकी वजह से किसी और मामले की वजह से जो है ना वो ना वो रुकेगा और ना वो उसकी वजह से कोई एक्सलरेट होगा। बात इतनी सी है कि अगर जो चीज़ भी फाइल की जाएगी अगर उसके साथ मटेरियल है, ऐसा मटेरियल है जिसको बुनियाद बना के आगे बढ़ा जा सके तो यकीनन आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है सर। अदरवाइज ये एक नेगेटिव बात उनके अगेंस्ट होगी कि जी किसी के खिलाफ अगर केस पेंडिंग है किसी का और उसके खिलाफ वो रेफरेंस फाइल कर, नून लीग के भी हैं, पीपल्स पार्टी के भी हैं, सबके पेंडिंग है सर, सिर्फ एक पार्टी का थोड़ी है। इनका पुराना पेंडिंग है जी इनका 8 साल से पेंडिंग है। वो ये कह रहे हैं कि सबका साथ सुना दें आप। जी किसी का 1 साल से पेंडिंग है, किसी का 8 साल से पेंडिंग है। जी बिल्कुल ठीक है, किसी ने उसको डिले किया हुआ है मुख्तलिफ तरीकों से और किसी का जो ना अभी रिसेंट है। तो एक फास्ट ट्रैक पे जाना चाहते हैं, एक स्लो ट्रैक पे जाना चाहते हैं, पता नहीं मुझे कि उसके बाद जो ना जब ये मटेरियल आएगा फिर उसके ऊपर तबसरा कर पाएंगे। बिल्कुल दुरुस्त बात है सर। मैं आगे क्योंकि ये गुफ्तगू को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ, मौलाना फजल रहमान साहब की बजाते खुद क्या राय है सर इलेक्शंस के हवाले से? क्योंकि पीपल्स पार्टी के बारे में कहा जाता है कि जनाब उनके पास सिंध है तो नहीं चाहते हैं कि फिलहाल अभी सुबह में जाया जाए और इलेक्शंस में जाया जाए, लेकिन नून लीग के यहाँ से तो सुबह ही निकल गया पंजाब। और शायद ऐसी इतलात थी कि जो 3 बड़ों की बैठक हुई उसमें नून लीग ने यह मौक़िफ़ वाज़े तौर पर अपनाया था कि अगर पंजाब गया हमारे हाथ से तो फिर हम इलेक्शंस में जाएंगे। तो सर मौलाना फजल रहमान साहब की क्या ज़ाती राय, क्योंकि शुरू में वो आपकी हुकूमत आने के बाद कह चुके हैं कि इलेक्शंस में जाना चाहिए? ज़ाती राय हमारी एक थी और वो
हम कह भी चुके, मगर उसके बाद जब आप किसी और के साथ होता है, किसी इत्तेहाद में होते हैं, कोई इस तरह की कोई फॉर्मेशन हो जाती है, फिर उसके बाद राय वो बनती है जो अल्टीमेटली वो इत्तेहाद की राय होती है। तो इस वक्त जो है ना वो राय जो है, वो तमाम की राय जो है वो मर्ज हो चुकी है उस अल्टीमेट राय में, ठीक है, जो आपको पता है। दुरुस्त हो गया सर। सर, इदारों को इस्तेमाल करके हमारे खिलाफ झूठे केसेस बनवाए जा रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब का ये बयान है। कौन इस्तेमाल कर रहा है सर इदारों को? इस वक्त का तो अब मुझे नहीं पता कि कौन से अदारे को इस्तेमाल करके कोई झूठा केस बना है। अगर कोई केस अगर बना है तो इस वक्त अगर KPK गवर्नमेंट में अगर कहीं पे बना है सर, तो ये वहाँ पे अदारों को इस्तेमाल किया होगा। वहाँ पे जाहिर है PTI गवर्नमेंट है, तो वहाँ पे वो केसेस होंगे, क्योंकि वो मौलाना साहब आजकल है भी जो ना सुबह खैबर पख्तूनख्वा, तो जहाँ हुकूमत होती है वहाँ पर केसेस खिलाफ के बनते हैं, ये कह रहे हैं सर आप? बनती है इस तरह से सर। ये गिला तो सबको रहता है। अच्छा, ठीक है सर, अगर आप इजाज़त दें तो मैं मियां असलम साहब से मजीद आगे बात बढ़ाऊं। मियां असलम साहब, ये बताइएगा सर, फिर पंजाब चला रहे हैं, अब तो खैर इतनी ज़बरदस्त किस्म की आप तो तब्दीली लिया है, अब तो कोई ख़तरा भी नहीं है, वज़ीर आला भी आपका, स्पीकर भी, डिप्टी स्पीकर सब आपके हो गए, तो ये असेंबली चल रही है सर। उस वक्त तक जब तक इलेक्शंस नहीं होते तो आप लोग इसको लेके चलेंगे और कोशिश करेंगे कि इलेक्शंस की तरफ जाया जाए। तो आप लोग जो जनरल इलेक्शंस की बात करते हैं वो विफाक के इलेक्शंस करवाएंगे और सूबे जब अपनी आईनी मुद्दत पूरी कर लेंगे तो उनके इलेक्शंस हो जाएंगे, ऐसा ही है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। हम बेसिकली ये चाहते हैं कि पूरे मुल्क के अंदर जो जनरल इलेक्शन है उसका इनेकाद होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत, मौजूदा हुकूमत है, उसके पास अवाम का मैंडेट नहीं है। और इसके साथ साथ जो इस वक्त माशी सूरत हाल पाकिस्तान की चल रही है, वो आप ज़रा थोड़ा सा स्टडी कर लें कि अखबारात में और डिफरेंट जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं वो अपनी रिपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की LCB कोई खोलने को तैयार नहीं है, कि जिसके ज़रिए उन्होंने पाकिस्तान ने बाहर से ऑयल अपना मंगवाना है या खाने पीने की चीज़ें मंगवानी है। तो हालात तो इस नहज तक चले गए हैं। उसकी वजह यह है कि कोई भी बाहर बैठा हुआ अदारा जो है, दूसरा मुल्क मौजूदा हुक्मरानों के ऊपर एतबार करने को तैयार नहीं है किसी तरह। IMF पैसे देने को तैयार नहीं है। जहाँ पर ख़बरें पड़ी गई कि चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो पाकिस्तान के हैं उन्हें फ़ोन करना पड़ा है, इनकी क्रेडिबिलिटी जो है इन सियासतदानों की जो हुकूमत में बैठे हुए हैं, कोई इस काबिल भी नहीं है कि वो उनसे फ़ंड भी ले सके। मसलन एक कर्ज़ा लेना है उसके मुताबिक। तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक फ़्रेश मैंडेट आए और अवाम जिसको मैंडेट दे वो साफ शफाफ इलेक्शन की शक्ल में होना चाहिए, ताकि जिसको भी मैंडेट मिले वो पाकिस्तान की और सर उसका वे फॉरवर्ड आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है फिर? मुझे सर तभी वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? मतलब वो अभी भी कहते हैं वो पंजाब आपने ले लिया, ले लें, कोई मसला नहीं है, आप इलेक्शन करवाएंगे, हम कह रहे हैं नहीं करवा रहे, खत्म हो गई बात। अब आप बताएं, अब आप क्या करेंगे सर? देखें, गुजारिश सुने, अब तो जो शहबाज शरीफ हैं वो तो जो वज़ीर आज़म हैं वो तो सिर्फ इस्लामाबाद टेरिटरी के रह गए हैं। कोई सूबा, दोनों इकाइयाँ उनके पास नहीं है, GB उनके पास नहीं है, AJK उनके पास नहीं है, बलूचिस्तान उनके पास नहीं है, सिंध उनके पास नहीं है, KPK उनके पास नहीं है, पंजाब उनके पास नहीं है। तो वो वज़ीर आज़म के, इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म रह गए हैं और जुल्म पूरे पाकिस्तान पे कर रहे हैं। तो कहने का मकसद है कि हम अभी भी उन्हें कह रहे हैं कि ये मामलात आराम से जो है, बेहतर यही है कि इलेक्शन की तरफ आएँ, इलेक्शन की डेट अनाउंस करें और ताकि एक इलेक्शन मुल्क के अंदर हो। अदरवाइज़ हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पास कि किस तरह से हम आवाम को इस तरह मरते हुए तो नहीं देख सकते कि पाकिस्तान की सबसे मकबूल पार्टी भी हो और अवाम के साथ जो सलूक हो रहा है, अवाम के पास 2 वक्त की रोटी खाने को पैसे नहीं रह गए भाई। जितनी महंगाई हो गई है, जो उनको बिजली के बिल आए हैं, अब समझ नहीं आ रहा बिजली का बिल पे करना है या घर का राशन डालना है या बच्चे की फीस देनी है या किराया देना है या क्या करना है। पब्लिक को तो समझ नहीं आ रही। हमें महंगाई का ताना देते थे, आज महंगाई 39% बढ़ी है भाई, इन्फ्लेशन 39% है। बिल्कुल। तो 39% का मतलब है कि बिल्कुल अवाम की तो कमर टूट गई है, सकत खत्म हो गई है। हर चीज जो है वो उसकी कीमतें जो है वो आसमान की बुलंदियों तक पहुंच चुकी हैं। तो अभी भी अगर हुक्मरान ठंडे कमरे में बैठकर ये सोच रहे हैं कि बाहर सब ठीक है, ऐसा नहीं होता। जब हुकूमत और अवाम की सोच के दरमियान गैप आता है तो वहां पर फिर इनकलाब आता है। ठीक है, ये इनकलाब की तरफ हम बढ़ रहे हैं।
ठीक है सर। तो ये इनकलाब यहाँ पर नहीं रुकेगा। मैं खुदा ना खास्ता मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसी बात करूँ, क्योंकि हम सब का जीना मरना पाकिस्तान में है। इनका तो है नहीं, हुक्मरानों का, इनका तो सारा कुछ बाहर है। आप देख लेना, नवाज शरीफ बाहर चला गया, भाग गया, अब वो आ नहीं रहा। जब पता चला हमारी हुकूमत आई है तो फौरन तैयारी कर ली है, सागदार ने भी कर ली। जब नहीं हुआ तो फिर दोनों भाई चले गए, ब्रेक लेना सर, कैंसिल कर दिया। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कामरान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, मियां असलम साहब हमारे साथ मौजूद है। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। एक ब्रेक लेते हैं, के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाएंगे। जनाब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। कोशिश करेंगे जनाब समराइज करें गुफ्तगू को, टाइम कम है। हमारे पास मेहमान है कामरान मुर्तज़ा साहब, और हसन मुर्तज़ा साहब ने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, पंजाब की सियासत में अहम किरदार अदा करते हैं, ज्वाइन किया। सर थैंक यू हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर पंजाब में तब्दीली आ गई, अब ये तब्दीली आपने तस्लीम कर ली है या इस हवाले से कोई अदालत का रुख किया जा रहा है? सुनने में आ रहा है सर नून लीग ने फैसला कर लिया है कि स्पीकर के जो इंतखाब हुआ है उसको चैलेंज किया जाएगा कि वो दुरुस्त नहीं हो पाया। देखें जी, बिल्कुल हर आदमी जो है वो अपना हक रखता है कि वो अदालतों से रजू करे या जो भी वो ज़हनी तौर पे उसको सही तस्लीम करता है या समझता है, वो उसका हक है, बुनियादी हक है, वो जरूर करे। जहाँ तक तब्दीली का ताल्लुक है, वो पिछले कोई 4 साल से आई हुई है मुल्क के अंदर, और अब भी वो आए हैं, उन्हें और एक अल्लाह ने मौका दिया है, वो करे सर कौम को, और हम वो एक अदालती फैसले के जरिए आए हैं। हमारे बेशक उस फैसले पे 1000 तहफ़्फ़ुज़ात हो, लेकिन हम आइन और अदलिया को और कानून को जो है वो बिल्कुल मानते हैं। अदलिया का एक फैसला है, अंडर प्रोटेस्ट हम वो फैसला भी मान रहे हैं। कोई इसमें ऐसा तो अवाम नहीं है जी, उनको डिप्टी स्पीकर के लिए सर सुनने में आ रहा है कागजात नामजदगी वक्त पर नहीं जमा करा जा सके, उसकी कोई खास वजह, या आप लोगों ने तस्लीम कर लिया था कि जनाब नहीं होगा, हमारे हक में फेवर में नहीं आएगा? देखिए, आप जब आइन और कानून को बुलडोज करने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ कि उसका नतीजा वक्ती तौर पे तो आप बेशक हासिल कर ले और कामयाबी भी हासिल कर ले, लेकिन इन द लॉन्ग रन आप देखेंगे कि उसके असरात जो है वो जरूर मुरतब होंगे सोसाइटी के अंदर। हम तो चाहते हैं कि जी यहाँ पे जमहूरियत भी मजबूत हो, जमहूरी इदारे भी मजबूत हों, जमहूरी कुव्वतें भी मजबूत हों, जमहूर भी मजबूत हो, लेकिन जो शॉर्टकट करते हैं उसकी वजह से फिर हमें तरह तरह की बातें भी सुननी पड़ती हैं और उस पे एक तनकीद भी आती है, और ये सारी चीजें जो हैं ये शायद वक्त के साथ साथ बेहतरी आए, लेकिन अभी तक मैं समझता हूँ कि बहुत ही इमेच्योर हैं सारी चीजें। अगर यही स्पीकर का इलेक्शन 2 दिन बाद हो जाता तो कोई क़यामत नहीं आ जानी थी, लेकिन उसको इतना आनन फानन किया गया कि कोई उम्मीदवार ना दे और ये आनन फानन सारा कुछ हो जाए, ये कोई अच्छी बात नहीं है जी। मैं समझता हूँ कि उन्हें टाइम देना और वो नहीं दिया गया। ठीक है कामरान साहब, ये बताइएगा सर कि आपको लगता है ये 11 जो अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर किए गए हैं, अब आप लोग ज़िमनी इंतखाबात की तरफ जाएंगे ऐसे मौके पर आकर तस्लीम करना, और आपको लग रहा है सर जनरल इलेक्शन इस साल हो जाएंगे या अपने टाइम पर ही होंगे? देखिए, जनरल इलेक्शन तो ये डिपेंड करता है कि कल हालात क्या होते हैं। तो इस वक्त तो खैर ऐसे कोई हालात नहीं है कि जिसमें कोई इलेक्शन इमीडिएटली नजर आ रहे हों। बात रह गई कि रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने वाली बात, अच्छा ये एक्सेप्ट तो मेरा ख्याल है डिप्टी स्पीकर साहब जो है वो कासिम सूरी साहब खुद कहते हैं कि मैं करके गया था। जब करके गए थे तो फिर उनको फॉरवर्ड कर देना चाहिए था, लेकिन राजा परवेज अशरफ साहब ने कहा था कि मैं पहले अपने सामने बुलवाऊंगा उनसे, वो उन्होंने कहा कि मैं वेरिफिकेशन करूंगा, तो वेरिफिकेशन हो गई, इसका गवर्नमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इस पर क्या करवाना है? ज़िमनी इंतखाबात करवाना है, खाली रखेंगे निशस्त? सुन तो लीजिए ना, अर्ज पूरी सुन लिया करें फिर उसके सॉरी सर कंप्लीट करें सर। उसमें ऐसा है कि ये मामला कौमी असम्बली सेक्रेटरीट के दरमियान और इलेक्शन कमीशन के दरमियान, गवर्नमेंट का इसमें जो है ना वो कि इलेक्शन करवाएंगे नहीं करवाएंगे, किस दिन करवाएंगे, ये कोई बात नहीं है। नेशनल असम्बली सेक्रेटरीट ने वो फॉरवर्ड कर दिए, इससे पहले विदहेल्ड किए हुए थे, जब उसको फॉरवर्ड कर दिया तो उन्होंने डी नोटिफाई कर दिया। अब उसके बाद शेड्यूल जो है ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सर थैंक यू सो मच, टाइम की किल्लत है इसलिए सर आप दोनों से मैं माजरत करूंगा। साहब और हसन साहब हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया जनाब, जिंदगी रही सेहत रही। कल 7 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।